ये नहीं चलेगा। अननोन लोग जो एक दूसरे को कभी भी नहीं जानते थे, तो इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, जैसे फादर ने डॉटर को दे दिया, मदर ने डॉटर को दे दिया, हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, सब एक दूसरे को क्या है जानते हैं। और राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर अंडर द लॉ, लॉ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर के उसे वैलिड एग्रीमेंट हम कहेंगे, भले ही उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो सुनो राइटिंग में कैसे होता है, तो लिखा रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। एग्जांपल लिख लो गिफ्ट डीड, जनरली इसके लिए गिफ्ट डीड बनाया जाता है, गिफ्ट डीड, ठीक है। एग्जांपल में लिखो रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ऊपर में लिख लो एग्जांपल गिफ्ट डीड। Based on natural love and affection between the parties standing in near relation। तो अगर कोई पार्टी नियर रिलेशन में है आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल मामा ने, मतलब सपोज माँ के भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, मतलब मदर, मतलब एक ब्रदर ने अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा ने अपने भतीजे को गिफ्ट कर दिया, चलेगा, नियर रिलेशन है ये सब, बोलो। और रजिस्टर डीड होना चाहिए, गिफ्ट डीड होना चाहिए between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration। Example, a husband by a registered agreement promised to pay his wife rupees 5 lakh, लिख लो वहां पर, to pay his wife rupees 5 lakh, here the agreement though without consideration was valid। तो इसे क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत। तो याद करो चिन्नैया वर्सेस रमैया, इसमें मदर ने अपनी बेटी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था, क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व था, तो लेकिन तब भी वो क्या था, वैलिड था। किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान था लेकिन मैंने जानबूझकर वहां पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो टॉपिक आप नहीं पढ़े थे, तो अब आप वो जान गए। तो अगर मदर ने अपनी बेटी को लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट किया है, इट इज अलाउड, इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम क्या था, डॉटर को बोला गया कि अंकल को पैसे देते रहना हर महीने, हर साल, ठीक है। तो डॉटर ने बाद में कहा कंसिडरेशन नहीं है अंकल के साथ, इसलिए इनवैलिड है। तो यहाँ कंसिडरेशन ऑलरेडी है, मदर के द्वारा जो प्रॉपर्टी दिया गया वो कंसिडरेशन है यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए वो अंकल को क्या दे देगा, पेमेंट। सेकेंड है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2। In order that a promise to pay for the past voluntary services be binding, the following essential factor must exist। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी पर्सन ने दूसरे से कहा मेरे लिए क्लीनिंग करोगे, और वो सैटरडे संडे को क्लीन कर देता है और बाद में प्रॉमिस करता है ए बी को कि मैं तुमको 5,000 दूंगा, तो ये बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। कंडीशन लेकिन कुछ है, पहला the services should have been rendered voluntarily। जिस समय बी ने सर्विस दिया वो उसने कैसे सर्विस दिया, वॉलंटरली दिया, उस समय उसको उम्मीद भी नहीं थी कि ये पैसे देगा। सेकंड, the services must have been rendered for the सर्विस, किसके लिए देना जरूरी होगा, प्रॉमिसर के लिए, प्रॉमिसर के लिए हम सर्विस दे रहे हैं। The promiser must be in existence at the time when services were rendered। जिस समय सर्विस दिया जा रहा था उस समय प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था, मतलब जिंदा होना चाहिए था, प्रॉमिसर उस समय था, क्लियर है। और चौथा, the promiser must have intended to compensate the promise। प्रॉमिसर ने अपना इंटेंशन दिखाया हो to compensate the promise, मतलब बाद में उसने बोला हो कि हाँ मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, बोला ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रॉमिसर ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया हो प्रॉमिसी को कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, तब उस केस में ये जेन्युइन एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्जांपल, P find R पर and give it to him, R promises to give rupees 10,000, this is a valid contract। बोल रहा B ने R का पर्स ढूंढा, R को दिया और R ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तीसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। टाइम बार डेट मतलब जिसको ड्यू हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और किसी ने पैसा नहीं मांगा तो वो टाइम बार हो जाएगा, उसके बाद उस पैसे को लीगली नहीं मांगा जा सकता। सुनो, एक को बी से 1 लाख लेना था, 3 साल हो गए, ए ने
मांगा ही नहीं बी से। 3 साल के बाद बी अपने आप ए को कांटेक्ट में आया तो बी ने कहा सुनो तुम्हारा पैसा बाकी है 1 लाख रुपए, जो टाइम पास हो चुका था, बट कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसे दूंगा। टाइम पास डेट के लिए प्रॉमिस कर दिया किसने? बी ने, कि मैं पैसे दूंगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर वैलिड कंसिडरेशन आ जाएगा, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी इसे वैलिड माना जाएगा। तो वेयर ए प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बी signed by the person making it by or by authorized agent is made to pay debt part by limitation is a valid without consideration section 25 subsection 3. Example: A is indebted to C for rupees 60,000 but the debt is part by limitation act. A signed a written promise now to pay 50,000 in final settlement of the debt. This is a contract without consideration, but क्या है ये? Enforceable. तो टाइम पर डेट के बाद अगर प्रॉमिस कर दिया जाए, फ्रेश प्रॉमिस, नया प्रॉमिस इन राइटिंग कि मैं तुम्हें दे दूंगा इतने पैसे, तो वैसे सिचुएशन में ये बिना कंसीडरेशन के भी क्या होगा? वॉइड, क्योंकि जब दोबारा वो लिख रहा है तब कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो सब एक्सपायर हो चुका है पुराना वाला लैप्स। तो फ्रेशली जो वो प्रॉमिस कर रहा है उसमें कंसीडरेशन तो है नहीं, क्या फोर्सफुली कर रहा है? नहीं, अपनी मर्जी से कर रहा है। भी अपनी मर्जी से तैयार ना देने के लिए, लीगली तो कोई मांग ही नहीं सकता था उससे। तो ये कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन पे ये प्रॉमिस क्या माना जाएगा? वैलिड। तीसरा, एजेंसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एग्जांपल, अ डीलर इज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। A dealer is an agent of government for collection of taxes. डीलर कौन होता है? सुनो, व्यापारी होता है। आप एक डीलर बन जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए जीएसटी में, तो आपको फ्यूचर में पब्लिक से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्या बदले में गवर्नमेंट आपको कमीशन देगी? नहीं। तो आप तो बिना कंसीडरेशन के काम कर रहे हैं, तो इसको भी वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये मामला एजेंसी का है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप जन्म लेना, राइट? तो उसके लिए कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो वैलिड माना जाएगा। पांचवा है कंप्लीटेड गिफ्ट। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, नो रूल the rule no consideration, no contract does not apply. Explanation 1 to section 25 states nothing in this section shall affect the validity as between the donor and the donee of the gift actually made. Thus, gift do not require any consideration. अगर आपने डोनेशन दिया है जैसे किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वैसे सिचुएशन में कंप्लीटेड गिफ्ट चाहिए, मतलब दे दिया आपने, तो इसे भी वैलिड माना जाएगा भले ही कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। कहाँ कंसीडरेशन था? आप किसी को भी गिफ्ट दे दोगे तो उस केस में उसे हम वैलिड मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रुको, अभी आगे लिख लो, प्रॉमिस फॉर डोनेशन इज नॉट अ गिफ्ट। देखो, प्रॉमिस फॉर डोनेशन इज नॉट अ गिफ्ट, हेंस इनवैलिड। प्रॉमिस फॉर डोनेशन इज नॉट अ गिफ्ट, हेंस इनवैलिड। मतलब अगर आप किसी को डोनेशन देने का खाली प्रॉमिस करते हो तो क्या सामने वाला आपसे केस करके उस पैसे को वसूल कर सकता है? नहीं। कारण है यहाँ पर आपने प्रॉमिस किया है, डोनेशन दिया नहीं है। तो प्रॉमिस फॉर डोनेशन, क्या यहाँ कंसीडरेशन इन्वॉल्व है? नहीं, तो सामने वाला केस नहीं कर सकता। समझ गए? लेकिन इसका भी एक्सेप्शन। अभी पहले क्या पढ़े, अगर कंप्लीटेड गिफ्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर प्रॉमिस कर रहे हैं गिफ्ट करने के लिए, प्रॉमिस टू गिफ्ट, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, सबको जो जो एग्जाम पास करेगा उसे मैं एक सपोज मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगा, आईफोन 12, 13 जो भी नया वाला, ठीक है? ये क्या है? प्रॉमिस टू
गिफ्ट या प्रॉमिस टू डोनेट, राइट, ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। आगे देखो एक्सेप्शन इसका, पॉइंट नंबर 7 पहले पढ़ो, चैरिटी। If a promisee, promisee लिखो, हाँ promise नहीं है, promisee undertake the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, केदारनाथ है KEDARNAT है। तो अगर कोई प्रॉमिसी कोई लायबिलिटी क्रिएट कर देता है ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप 2-4 लाइन वहां लिख लो। एग्जांपल है ये, ए प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू अ ट्रस्ट, ए प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू अ ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंपल। ए प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू अ ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंपल। क्या दे दिया था पैसे? अभी क्या किया था? प्रॉमिस। लेकिन आगे क्या हुआ देखना, द ट्रस्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, द ट्रस्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन एंड गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर, द ट्रस्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन एंड गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर and given the contract to a contractor for making temple, full stop, and given the contract to a contractor for making temple, full stop। Now promised by A to donate ₹2 lakh, now promised to pay to donate ₹2 lakh is obligatory on part of A। Now promised to pay, now promised by A to donate ₹2 lakh is obligatory on part of A। तो ये अब obligatory बन जाएगा, क्यों? कि सुनो, केवल प्रॉमिस किया था डोनेशन का, वो obligatory नहीं था, पर प्रॉब्लम है कि उस प्रॉमिस के बेसिस पर ट्रस्ट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके काम क्या कर दिया, चालू करवा दिया, यानी ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया यहाँ पर। तो अब उस केस में ऑब्लिगेशन की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? प्रॉमिस टू पे, वैलिड माना जाएगा और अब ट्रस्ट केस करके उस पैसे को ए से वसूल कर सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी खाली प्रॉमिस किया वो नहीं है, वैलिड नहीं है, लेकिन उस प्रॉमिस के बेसिस पर सामने वाले ने क्या किया था, लायबिलिटी इंकर कर दी थी, तो इस केस में फिर इस प्रॉमिस को भी वैलिड माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसीडरेशन क्यों ना। ओके, पॉइंट नंबर 6, बेलमेंट। नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? एक अंडरलाइन करके नीचे लिख लो कहीं पर एक लाइन, बेलमेंट, एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू अ बेली, an act of delivering goods to a bailey for a particular purpose, an act of delivering goods to a bailey for a particular purpose without transfer of ownership। For a particular purpose without transfer of ownership। सुनो, बेली कौन होता है पहले समझना। मान लो सपोज यहाँ पर एक स्टूडेंट का कोई बुक छूट गया था और किसी दूसरे को वो बुक मिल गया और उसने मुझे बताया कि सर ये बुक मुझे मिला है, बुक में नाम लिखा था दूसरे स्टूडेंट का। तो मैंने उससे कहा कि कल जब वो आएगा तो तुम उसे ये बुक क्या करना, हैंड ओवर कर देना। तो यहाँ पर जिसको मैंने ये ऑर्डर दिया अभी, वो एक बेली के रूप में काम करने वाला। बेली मतलब क्या वो बुक का ओनर है? नहीं है। और क्या यहाँ पर उसको ये बुक डिलीवर करने के बदले में कुछ मिलने वाला है? नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इसे वो बुक देना पड़ेगा उसे। ये बुक लेकर के झालमुड़ी वाले को बेच नहीं सकता। क्लियर है? ये पावर उसे नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है?
तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा। और बेली जो होता है वो गुड्स का ओनर नहीं होता है, वो केवल एक कुरियर बॉय की तरह काम करता है। किसकी तरह? उसको केवल वो डिलीवरी किसी और को देना था। अंडरस्टैंड? तो ये वो मामले हैं जहां पर कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड माना जाता है। एक्सेप्शनल केसेस है। और एक बात अब बता दूं मैं आपको, अभी क्लास में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन अगर आपने घर जाकर के तुरंत उसको लर्न नहीं किया ऑन डेली बेसिस, तो 10 दिन के बाद आपको ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्या होगा? सब गायब, और तब एग्जाम में आप लिख भी नहीं पाओगे कुछ। तो बेटर होगा, आज हम लोग 24 नंबर पेज, 24 नंबर पेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो 24 पेजेस दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी एग्जाम का सवाल आपसे बच पाएगा। अगर आप लर्न नहीं करते इसको घर जाकर के अच्छी तरह से, तो बाद में आप फंसोगे, ये श्योर है। तो रोज कम से कम 1.5-2 घंटे आपको लॉ के लिए भी निकालना पड़ेगा, 1.5 आवर्स कम से कम, और उसको लर्न करना होगा ऑन ए डेली बेसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में शुरू करेंगे नया टॉपिक, यूनिट नंबर 3, अदर एसेंशियल एलिमेंट, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।